हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आपने इससे पहले इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आई थिंक देख लिया होगा, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाकर आप फर्स्ट पार्ट पहले देख कर आइए, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आने वाली है। इसके अलावा मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगी, जिन्होंने वोटिंग प्रक्रिया के दौरान मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे वहां पर कमेंट किए, स्पेशली अब्दुल कादिर जी ने। आप ही लोगों के सपोर्ट के कारण मैं वहां पर जीत पाई, और आप लोगों का सपोर्ट देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअल में ये जो पॉडकास्ट का प्रोग्राम था रियल हिट के साथ, ये तो पहले से ही चल रहा था, मेरी उनसे बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझे 2-3 हफ्ते पहले ही बुलाया था, लेकिन उस समय मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाई थी किसी कारण से। इसके बाद उन लोगों ने मुझे बताया कि उनका एक वेब पॉडकास्ट भी होने वाला है, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। जब तक मैं उनके साथ पॉडकास्ट करने नहीं आती हूँ नोएडा, तब तक मैं उसमें पार्टिसिपेट कर लूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो बाई चांस ही मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। अच्छी बात यह है कि आप लोगों के वोट्स के कारण मैं वहां पर जीत भी गई, और इस कारण से मुझे उस पॉडकास्ट में जाने के लिए और भी ज्यादा खुशी हुई। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरी स्टोरी को लाइक करने के लिए। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को वो स्टोरी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग ना भी लगी हो, लेकिन वो एक बिल्कुल रियल स्टोरी है, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि वो खुद मेरी एक फ्रेंड के साथ हुई है, उनके गांव में हुई है, और उसके सबूत आज भी उस गांव में मौजूद है। एक और भी रीजन था उस स्टोरी को चुनने का, वो ये था कि उनकी टीम ने, यानी कि रियल हिट की टीम ने मुझे कहा था कि मैं 7 या 8 मिनट्स में अपनी स्टोरी खत्म कर लूं। 1-2 मिनट वो मेरे से बात भी करेंगे। इस कारण से मैंने स्टोरी चुनी, क्योंकि जब मैंने इसकी प्रैक्टिस की तो ये 7 मिनट्स में खत्म हो जा रही थी, और यही एक मेन रीजन था इस स्टोरी को चुनने का। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज थी जो कि मैंने पॉडकास्ट में सुनाई है, और इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी अपनी रियल इंसिडेंट्स मौजूद हैं, जो कि हो सकता है कि मैं उनके साथ अगर आगे पॉडकास्ट करूं तो उसमें सुनाऊंगी, और अगर नहीं भी करती हूँ तो मैं आपको अपने चैनल में वो सारे एक्सपीरियंसेस कभी ना कभी सुनाऊंगी। तो फिलहाल सीधे शुरू करते हैं हम अपनी ये वाली स्टोरी। 12 दिसंबर 1990 के दिन चार्ल्स डेलास के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा, यानी कि वहां के रेड लाइट एरिया में पहुंचा, जैसा कि वो अक्सर करता था। उसने वहां पर 2 सेक्स वर्कर्स को चुना। उनके नाम थे मैरी और वेरोनिका। इनमें से जो मैरी थी वो 33 ईयर्स ओल्ड थी, और उसकी जिंदगी काफी टफ रही थी। उसको ड्रग एडिक्शन था, उसके साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, और पैसे की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण वो इस सेक्स वर्क से जुड़ गई थी। आपको मैं बता दूं कि फॉरेन में सेक्स वर्क बहुत ज्यादा बुरा नहीं माना जाता है। अच्छे अच्छे घर की लड़कियां भी वहां पर इस काम को करती हैं, और छुप कर नहीं करती बल्कि खुलेआम करती हैं। दूसरी तरफ जो वेरोनिका थी वो 26 ईयर्स ओल्ड थी। उसको भी ड्रग एडिक्शन था, और इसी कारण से वो इस धंधे में जुड़ी हुई थी। चार्ल्स ने इन दोनों लड़कियों को चुना, और उसके बाद इन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर वो एक बहुत ही सुनसान फील्ड में लेकर गया। उस समय तक अंधेरा हो चुका था, और किसी ने भी उनको वहां पर आते हुए नहीं देखा था। वो वहां पर पहुंचा, उसने फील्ड में एक ब्लैंकेट बिछा दिया, और इनसे कहा कि अब मैं यहीं पर तुम लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा। इन्हीं एक्टिविटीज के दौरान चार्ल्स ने अचानक से ही वेरोनिका पर हमला करना शुरू कर दिया। उसके सिर पर कोई चीज, भारी चीज, वो बार बार मारने लगा, उसका रेप करने लगा, और बुरी तरीके से वो उसकी पिटाई भी कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वेरोनिका की हत्या करना चाहता है। वेरोनिका ने भी फाइट बैक करना शुरू किया। उसने लातें मारनी शुरू कर दी, और पूरी तरह से, पूरी हिम्मत से वो इससे लड़ने लगी, और इसी कारण से वो यहां से छूटकर भाग गई। इधर दूसरी तरफ जो मैरी थी वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, और इसी कारण कहीं ना कहीं वो पैरालाइज्ड हो चुकी थी। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब चार्ल्स ने गन निकाली। उसने मैरी के सिर के पीछे वो गन रखी और सीधा उसके सर पर गोली मार दी। अब मैरी तो वहां पर मारी जा चुकी थी, लेकिन अब आगे जो होने वाला था वो इस चार्ल्स की एक सिग्नेचर मूव साबित होने वाली थी, और इसी कारण से उसको टेक्सास का आईबॉल किलर कहा जाता है। अब चार्ल्स ने अपना वही नाइफ निकाला जिससे वो आईबॉल्स जानवरों की निकाला करता था, और इससे उसने मैरी के आईबॉल्स को बहुत सावधानी से निकाला। ये सारी चीजें वो बिल्कुल सर्जिकल प्रिसीजन से कर रहा था। ऐसा काम वो बचपन से करता आ रहा था। अगर हम देखें तो जिस तरह से कोई डॉक्टर इस काम को अंजाम देगा, इसी तरह से इसने इस काम को अंजाम दिया। उसके लिए ये काम बहुत ही सीरियस था, एक तरह से वर्क ऑफ आर्ट था। उस फील्ड में उस दिन बैठकर उसने करीब 1 घंटा लगाया इस काम को करने के लिए,
और इसी से समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को किसी का भी डर नहीं था। इसके मन में जीरो फियर था। इसको पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं था। एक लड़की वहां से भाग चुकी थी, वो लड़की किसी को लेकर आ सकती थी, लेकिन इसका भी उसको कोई डर नहीं था। वो आई बॉल्स को निकालने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था। ये सब कुछ करने के बाद चार्ल्स ने वो जो आई बॉल्स थी अपनी पॉकेट में रखी। वो उसे अपने पर्सनल कलेक्शन के लिए रखनी थी। इसके बाद चार्ल्स ने मैरी की बॉडी को घसीटा घसीट कर अपनी कार के पास लाया, उसकी डिक्की में डाली, और उसके बाद अपने घर के पास ही एक सड़क पर उसने इस बॉडी को फेंक दिया। लेकिन फेंकने के बाद उसने मैरी की पैंट निकाली, उसकी शर्ट को ऊपर कर दिया ताकि उसके जो ब्रेस्ट है वो एक्सपोज हो जाएं। इसके अलावा उसने इसके पैर भी इस तरह से पोजीशन कर दिए ताकि कहीं ना कहीं जो डेड बॉडी है वो इंसल्टिंग पोजीशन में रहे। तो मरने के बाद भी वो मैरी से इतनी ज्यादा नफरत कर रहा था कि उसकी बॉडी की भी इंसल्ट करने से वो पीछे नहीं हट रहा था। इसके बाद इसने मैरी की आंखों की आईलिड्स को बंद कर दिया, उसकी पलकें बंद कर दी, ताकि किसी को दूर से ऐसा ना पता चले कि इसके अंदर आईबॉल्स नहीं है। ये जो मैं आपको मैरी की पिक्चर यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये इसकी रियल पिक्चर है। ऑटोप्सी के दौरान इस पिक्चर को लिया गया था। तो मैरी की बॉडी को ह्यूमिलिएट करने के बाद ये आराम से अपने घर चला गया, उन आई बॉल्स को जेब में लेकर। अगले दिन ऑब्वियसली मैरी की बॉडी बरामद हो गई थी क्योंकि उसको सड़क पर फेंका गया था। सबसे पहले दो टीनेजर्स ने इस बॉडी को देखा था। ये दोनों ही बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे इस बॉडी की कंडीशन को देखकर। इधर जो वेरोनिका थी, जो कि वहां से उस समय भाग गई थी, वो सीधा पुलिस के पास गई। इधर उसको मैरी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था कि उसका मर्डर वो कर चुका है या नहीं कर चुका है, या उसके साथ क्या हुआ है। फिलहाल वो सीधा पुलिस के पास गई थी। उसने अपनी पूरी कहानी पुलिस को सुनाई और ये भी कहा कि मैरी नाम की एक महिला उसके कब्जे में है। लेकिन जैसा कि जनरली होता है, पुलिस ने उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो एक सेक्स वर्कर थी और कभी भी सेक्स वर्कर्स को पुलिस वाले सीरियसली नहीं लेते हैं। हो सकता है कि अगर पुलिस वाले वेरोनिका के साथ उस जगह पर पहुंचते तो मैरी को शायद वो ना बचा पाते, लेकिन आगे चलकर इस व्यक्ति ने जो हत्याएं की उनको जरूर रोका जा सकता था। लेकिन पुलिस वाले ऐसा कुछ भी करने के मूड में नहीं थे। उन्हें ये सेक्स वर्कर झूठी लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अपने कस्टमर के साथ इसकी लड़ाई हो गई होगी, इसी कारण से ये उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है। इधर जब मैरी की बॉडी मिल गई थी पुलिस को, तब भी पुलिस ने इस केस को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि सेक्स वर्कर्स के साथ इस तरह के क्राइम होते रहते हैं। उनके साथ मारपीट होती है कभी कभी, हालांकि ऐसा कम होता है, लेकिन उनका मर्डर भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि इनकी पैरवी करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता है, इसीलिए पुलिस भी इन केसेस को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है। तो अब चार्ल्स हमेशा की तरह अपने इस इल्जाम से भी बच चुका था। कहीं ना कहीं वो इस हत्या से बचकर बाहर आ चुका था फिलहाल के लिए। तो अब करीब 2 मंथ्स और बीत जाते हैं। चार्ल्स के लिए ऐसा लगता है कि ये कूल डाउन पीरियड था जो कि ज्यादातर सीरियल किलर्स का होता है। ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, अपनी वाइफ के साथ सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अभी भी ये लगातार सेक्स वर्कर्स के पास जाता रहता था और ये सारे काम अभी भी वो अपनी वाइफ से छुप कर रहा था। 8 फरवरी 1991 का दिन आया। चार्ल्स एक बार फिर से अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उस दिन एक बार फिर से ये वहां के रेड लाइट एरिया में जाता है। वहां पर ये एक सेक्स वर्कर को पिक करता है जिसका नाम था सूजन पीटरसन। सूजन की उम्र करीब 27 ईयर्स थी। और अगर आपको याद होगा तो एक बार चार्ल्स 2 सेक्स वर्कर्स को लेकर एक मोटेल रूम में गया था, जहां पर उनको बांधकर उसने उनकी बहुत ज्यादा पिटाई की थी। तो उन दोनों सेक्स वर्कर्स में से सूजन भी एक थी, यानी इसके साथ चार्ल्स पहले इस तरह का व्यवहार कर चुका था। उसे पता था कि चार्ल्स बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों वो चार्ल्स के साथ एक बार फिर से चली गई। चार्ल्स उसको लेकर उसी सेम फील्ड में पहुंचा जहां पर उसने मैरी की हत्या की थी। उसने एक ब्लैंकेट बिछाया और उसके बाद वो फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए इसके साथ तैयार हो गई। लेकिन इसी दौरान चार्ल्स ने एक गन निकाली और उसने सूजन के पेट में गोली मार दी। अब जो सूजन थी वो बैकवर्ड्स गिरी और वो बहुत ज्यादा पीड़ा में थी। लेकिन चार्ल्स वहां खड़ा खड़ा उसको देखता रहा। एक बार फिर से उसने वो गन सूजन की तरफ की और इस बार उसकी छाती पर गोली मारी, यानी कि चेस्ट में गोली मारी। इस समय भी सूजन मरी नहीं थी, अभी भी वो बहुत ज्यादा कराह रही थी, लेकिन चार्ल्स अपना काम पूरा करना चाहता था। इस बार उसने गन उठाई और पॉइंट ब्लैंक रेंज से इस बार उसने उसके सर पर गोली मारी। और तब 27 ईयर्स ओल्ड सूजन पीटरसन की वहां पर मौत हो चुकी थी।
अब चार्ल्स इसके साथ भी वही काम करने वाला था जो कि उसने मैरी के साथ किया था। उसने आराम से करीब 1 घंटा लगाकर सूजन की आई बॉल्स उसके आई सॉकेट में से निकाली और उसके बाद उसे अपनी जेब में रख लिया। इसके बाद इसने सूजन की बॉडी उठाई, अपनी गाड़ी में डाली और वापस ड्राइव करके अपने उसी नेबरहुड एरिया में लाया जहां पर उसने मैरी की बॉडी को फेंका था। जहां पर उसने मैरी की बॉडी को फेंका था उससे करीब 1.5 किलोमीटर दूर उसने अब सूजन की बॉडी को फेंक दिया था। इसकी बॉडी के साथ भी उसने वही किया जो मैरी की बॉडी के साथ किया था, यानी कि उसको बहुत ही गंदे तरीके से उसने पोज कर दिया, उसकी पैंट रिमूव कर दी, उसकी शर्ट को लिफ्ट कर दिया। और इस बार उसने एक काम और किया कि इस बार उसने सूजन के सर से उसका एक बालों का गुच्छा उखाड़ा और उसकी चेस्ट पर डाल दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके लिए उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। इस बार भी उसकी आई बॉल्स वो अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन उसकी आईलिड्स को उसने बंद कर दिया था। सुबह के समय सूजन की बॉडी लोगों को मिल चुकी थी और पुलिस को रिपोर्ट इसकी मिल चुकी थी। अब ये जो नेबरहुड था उसमें बहुत सारे लोग रहा करते थे, लेकिन चार्ल्स को ऐसी जगह पर ही बॉडी को डंप करना था। उसको पता था कि बहुत सारे लोग इस बॉडी को यहाँ पर देखेंगे और यही वो चाहता था। इसी कारण से उसने बॉडीज को पोज किया था। वो चाहता था कि जो शॉक वैल्यू है इस बॉडी को देखकर वो बढ़े। जब पुलिस वालों को सूजन की बॉडी मिली तो वो समझ गए थे कि इस केस में और मैरी के केस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। मैरी और सूजन दोनों ही सेक्स वर्कर्स थे। उन दोनों की ही बॉडी को बहुत अजीब तरीके से पोज किया गया था। दोनों की ही आई बॉल्स निकाली गई थी और ये सारी चीजें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अब पुलिस वाले समझ गए थे कि कोई ना कोई सीरियल किलर है जो कि इनके इलाके में घूम रहा है और अब पुलिस वाले बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे थे। अब पुलिस वालों को ऐसा लगा कि उनके बस का ये केस नहीं है। इस कारण से ये जो केस था ये एफबीआई को सौंप दिया गया। एफबीआई के लोगों ने बहुत सारी सेक्स वर्कर्स से बातचीत की, रेड लाइट एरिया में गए और बहुत सारी सेक्स वर्कर्स ने चार्ल्स का वहां पर नाम भी लिया। उन्होंने चार्ल्स के बारे में बताया कि एक बहुत ही वियर्डो आदमी है, वो बहुत ज्यादा वॉयलेंट है और उसको आई बॉल से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है और साथ ही उसके पास तरह तरह के चाकू हैं। यानी कि वो इस तरह के चाकू इन औरतों को भी दिखाया करता था। लेकिन पता नहीं किस कारण से इन औरतों द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनकी बातों को इग्नोर ही करना था क्योंकि वो सेक्स वर्कर्स हैं, तो इनका इंटरव्यू लेने का कोई भी मतलब नहीं था। और अगर आपने इनको इंटरव्यू किया है और वो किसी का नाम ले रही हैं, तो आपको उनको जरूर चेक करना चाहिए। इधर जो चार्ल्स था वो आराम से सेकंड मर्डर करके भी वहां की सड़कों पर घूम रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं ये कत्ल करके भी आराम से बच गया हूं। अब उसका एक बार फिर से कूल डाउन पीरियड चल रहा था, लेकिन इस बार का जो कूल डाउन पीरियड था वो छोटा था। वो बहुत ज्यादा लापरवाह भी हो गया था और कुछ हफ्तों के बाद ही यानी कि मार्च में ही चार्ल्स ने एक बार फिर से हमला करने का डिसीजन लिया। इस बार उसने 20 ईयर्स ओल्ड एक लड़की को चुना जिसका नाम था टीना। चार्ल्स टीना का एक रेगुलर क्लाइंट था और टीना इसको अच्छी तरीके से पहचानती थी। ये टीना को भी उसी सेम फील्ड में लेकर गया, वहां पर उसने ब्लैंकेट बिछाया और इस बार एक बार फिर से टीना इन सारी चीजों के लिए राजी हो चुकी थी। लेकिन वो टीना के साथ अचानक से ही बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गया। उसने टीना के लिटरली बाल उखाड़ना शुरू कर दिया उसके सर पर से। बालों के पूरे गुच्छे उखाड़ उखाड़ कर वो जमीन पर फेंकता जा रहा था और तभी अचानक से ही चार्ल्स वहां से उठा और भागता हुआ अपनी कार की तरफ पहुंचा। अब उसने ग्लव बॉक्स को खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। इधर जो टीना थी वो चार्ल्स को ऐसा करते हुए देख रही थी। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और टीना को क्या करना चाहिए। तभी अचानक टीना को मेटल के टकराने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी अचानक से टीना को स्ट्राइक हुआ कि शायद इसकी गाड़ी में ये अपनी गन ढूंढ रहा है। शायद इस बार चार्ल्स अपनी गन को गाड़ी में ही भूल गया था और इसी कारण से वो गाड़ी में गन को ढूंढने के लिए गया था। अब टीना बहुत ज्यादा घबरा गई थी। टीना उठी और सीधा वहां से उसने भागना शुरू कर दिया और ये उसने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था। किसी तरीके से वहां से उस दिन वो भागने में कामयाब रही। लेकिन टीना वहां से पुलिस के पास नहीं गई। उसे पता था कि वो एक सेक्स वर्कर है और पुलिस वाले उसे ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, उसकी बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगे। लेकिन वो अपनी जान बचाने में कामयाब रही। इधर जो चार्ल्स था वो भी अपने घर चला गया होगा। उस दिन उसको टीना को मारने का मौका नहीं मिला था, लेकिन चार्ल्स ने जल्दी ही एक बार फिर से स्ट्राइक किया। एक हफ्ते के बाद ही एक तरह से गुस्से में उसने एक 37 ईयर्स ओल्ड सेक्स वर्कर जिसका नाम था ब्रेंडा
ब्रेंडा वाइट, उसको सेलेक्ट किया। चार्ल्स के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था कि टीना उसके चंगुल से बच गई है और उससे पहले वेरोनिका भी उसके चंगुल से निकलकर भाग गई थी। अब ब्रेंडा वाइट को लेकर चार्ल्स अपनी कार में आया, उसको बताया कि हम लोग यहाँ से एक फील्ड में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेंडा ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल भी फील्ड में नहीं जाऊंगी, मैं अपने क्लाइंट से सिर्फ मोटेल रूम्स में मिलती हूँ और ये मेरा रूल है और मैं कभी भी ऐसी अननोन लोकेशंस पर किसी के साथ भी नहीं जाती हूँ। लेकिन चार्ल्स उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ज्यादा पे कर दूंगा, इस तरह की बातें वो कर रहा था और लगातार गाड़ी ड्राइव करता जा रहा था। उसने साफ साफ कह दिया था ब्रेंडा से कि मैं तुम्हें लेकर फील्ड में जा रहा हूँ। अब चार्ल्स अभी गाड़ी चला ही रहा था, तभी अचानक से ब्रेंडा, जो कि हमेशा अपने बैग में पेपर स्प्रे रखती थी, उसने वो पेपर स्प्रे निकाला और सीधा चार्ल्स के फेस पर, उसकी आंखों में वो पेपर स्प्रे स्प्रे कर दिया। जैसे ही चार्ल्स ने अचानक से ब्रेक मारे, ब्रेंडा ने सीधे पैसेंजर साइड का डोर खोला और वहां से भाग गई। जो ब्रेंडा थी वो भी पुलिस वालों के पास नहीं गई, क्योंकि उसके साथ ऐसी कोई भी अभी तक घटना नहीं हुई थी। बस उसका एक कस्टमर उसको एक अननोन लोकेशन पर ले जा रहा था, उसके लिए वो तैयार नहीं थी। तो उसे भी ये पता था कि पुलिस वाले उसको सीरियसली नहीं लेंगे, ना ही उसे कुछ चार्ल्स के बारे में पता था कि ये सीरियल किलर है या कुछ है। तो वो वहां से सीधे अपने घर भाग गई। इधर जो चार्ल्स था वो बहुत ज्यादा नाराज हो चुका था, बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि अभी एक ही हफ्ते के अंदर उसके 2 विक्टिम्स उसके हाथ से निकलकर भाग चुके थे। अब वो और ज्यादा इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। इस अटैक के कुछ ही दिनों के बाद 19 मार्च 1991 के दिन अब चार्ल्स ने एक 45 इयर्स ओल्ड महिला को चुना, जिसका नाम था शर्ली विलियम्स। शर्ली भी एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन उसकी जिंदगी के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है। बस हमें इतना पता है कि इसके 2 बड़े बड़े बच्चे थे जो कि एडल्ट थे, एक बेटा और एक बेटी। अब चार्ल्स ने शर्ली को चुना और उसको उसी सेम फील्ड में लेकर गया जहां पर वो अपने सारे के सारे विक्टिम्स को लेकर जाता था। उसने वहां पर ब्लैंकेट बिछाया। इस बार चार्ल्स का व्यवहार थोड़ा सा अलग था। उसने शर्ली को डिमांड किया कि तुम अपने सारे के सारे कपड़े रिमूव कर दो। तब तक हल्की हल्की बारिश होना भी शुरू हो गई थी और वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी। तब भी शर्ली ने उसकी बात को माना, उसने ऐसा ही किया। लेकिन चार्ल्स ने थोड़े ही समय के बाद अपनी गन निकाली और सीधा पॉइंट ब्लैंक रेंज से शर्ली के सर पर गोली मार दी। अब शर्ली विलियम्स वहां पर मारी जा चुकी थी, लेकिन शर्ली विलियम्स को मारने के बाद चार्ल्स को ये रियलाइज हुआ कि सूरज उगने वाला है, यानी कि सुबह होने वाली थी। चार्ल्स को अपनी विक्टिम उस रात काफी देर में मिली थी और इस कारण से उसको फील्ड में लाते लाते तक काफी देर हो चुकी थी। चार्ल्स कहीं ना कहीं लापरवाह भी हो चुका था, उसको बहुत ज्यादा इन चीजों की परवाह नहीं रही थी। लेकिन अब वो इसकी लाश को यहां पर इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता था। उसको इस औरत की आईबॉल्स हर कीमत पर चाहिए थी, लेकिन अब उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। अब उसने फटाफट शर्ली की आईबॉल्स को रिमूव करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार ये काम उसने सर्जिकल प्रिसीजन से नहीं किया। जब वो शर्ली के आईबॉल्स को रिमूव कर रहा था, तो थोड़ा सा शर्ली का चेहरा भी उसने खराब कर दिया था और साथ ही उसकी जो बहुत सारी सर्जिकल ब्लेड्स होती थी, उनमें से एक उसने शर्ली के चीक में फंसी छोड़ दी थी। उस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। इसके बाद उसने शर्ली की बॉडी को उठाकर अपनी कार में डाला। इस बार वो उसको एक डिफरेंट नेबरहुड में लेकर गया। वो अपने घर के पास वाले नेबरहुड में उसको डंप नहीं कर सकता था, क्योंकि वो काफी दूर था और इतनी दूर जाने का उसके पास टाइम ही नहीं था। उसने बस शर्ली की बॉडी को एक जगह पर लाकर सड़क के किनारे फेंक दिया। उसको पोज करने का भी उसके पास टाइम नहीं था। जल्दी ही सुबह हो चुकी थी। वहां पर बहुत सारे लोग रहते थे और उस सड़क से बहुत सारे लोग गुजरते भी थे। अब जब सुबह हुई तो शर्ली की बॉडी बहुत सारे लोगों ने वहां पर देख ली थी और जल्दी ही उसकी बॉडी डिस्कवर हो गई थी। अब जब पुलिस वालों ने उस बॉडी को आकर देखा तो उन्होंने पाया कि इस बॉडी को पोज नहीं किया गया था और ना ही अच्छी तरीके से इन आई बॉल्स को निकाला गया था। लेकिन फिर भी पुलिस वाले समझ गए थे कि ये सेम सीरियल किलर का काम है। अब उन्हें पता था कि इस केस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, नहीं तो ये मर्डर स्प्री कभी भी खत्म नहीं होगी। इस बार पुलिस वाले एक बार फिर से रेड लाइट एरिया में पहुंचे। उन्होंने बहुत सारे सेक्स वर्कर से वहां पर बातचीत की, लेकिन बार बार उनके सामने एक ही नाम आ रहा था और वो नाम था चार्ल्स ऑलब्राइट का। और इसी समय एक और अच्छी बात हुई, वो ये कि जो ब्रेंडा वाइट नाम की महिला थी जिसने चार्ल्स के ऊपर पेपर स्प्रे मारा था,
वो पुलिस के पास पहुंची। उसे ऐसा लग रहा था कि जो शर्ली का मर्डर है वो हो सकता है कि चार्ल्स ऑलब्राइट ने किया हो, क्योंकि उसे पता था कि चार्ल्स कितना खतरनाक आदमी है। अब पुलिस वालों ने लाइन अप कराया। चार्ल्स और कुछ और लोगों को खड़ा करने के बाद ब्रेंडा ने तुरंत ही चार्ल्स को पहचान लिया था। साथ ही आपको याद होगा कि वेरोनिका भी कुछ हफ्ते पहले ही पुलिस के पास पहुंची थी, जब पहला मर्डर चार्ल्स ने किया था मैरी का। तब पुलिस वालों ने वेरोनिका को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन इस बार वेरोनिका को बुलाया गया और वेरोनिका ने भी तुरंत ही चार्ल्स को पहचान लिया। अब फाइनली पुलिस वालों ने जाकर चार्ल्स ऑलब्राइट को अरेस्ट कर लिया। और ये सारी चीजें इसलिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती हैं, क्योंकि अगर पुलिस वालों ने पहले ही वेरोनिका की बात सुन ली होती तो इन औरतों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, इनका इतना ब्रूटल मर्डर नहीं किया जाता। अब जब पुलिस वालों ने चार्ल्स से क्वेश्चनिंग की तो ऑब्वियसली उसने हर बात से डिनाई कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि मना करके वो आराम से इस केस से बच निकलेगा, जैसा कि इसके साथ हमेशा होता था। इधर जो चार्ल्स की वाइफ थी डिक्सी, वो तुरंत ही अपने हस्बैंड के बचाव में वहां पर पहुंच गई। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उसका हस्बैंड ऐसा कुछ कर सकता है। यहां तक कि उसने जब जब उन महिलाओं का मर्डर हुआ था उस समय अपने हस्बैंड की झूठी एलिबाई भी दे दी कि नहीं, उस समय तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ था, हालांकि वो अपनी वाइफ के साथ नहीं था। ऐसा लगता है कि जो डिक्सी थी वो चार्ल्स की माँ का ही री इनकारनेशन थी। जैसे अभी तक चार्ल्स की माँ हमेशा पहुंच जाती थी उसे बचाने, वैसे ही अब उसकी वाइफ डिक्सी पहुंच रही थी उसका बचाव करने के लिए। पुलिस वालों को पूरा पूरा शक था चार्ल्स के ऊपर। उन्होंने उसकी वाइफ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वैसे भी उसकी वाइफ के एलिबाई की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी, लेकिन पुलिस वालों को पता था कि चार्ल्स को सजा सुनाने के लिए उनको बहुत मजबूत सबूत चाहिए। पुलिस वाले चाहते थे कि चार्ल्स के पास से वो आई बॉल्स बरामद हो जाएं जो उसने इन महिलाओं की निकाली थी। उन्हें पता था कि चार्ल्स उन आई बॉल्स को अपने पास रखता होगा। अब पुलिस वालों ने चार्ल्स के घर की, आसपास की, उसकी कार की पूरी एक्सटेंसिव तलाशी ली, लेकिन उन्हें कहीं से भी वो आईबॉल्स बरामद नहीं हुई। लेकिन पुलिस वालों को चार्ल्स की कार से वो ब्लैंकेट मिल गया जो कि वो हमेशा अपने कार में रखता था, और उसके बाद जब वो फील्ड में जाता था तो उसी ब्लैंकेट को बिछाकर उसे यूज करता था। इस ब्लैंकेट से उन महिलाओं के बाल, उनके डीएनए बरामद हो गए। लेकिन पुलिस वालों को पता था कि इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि चार्ल्स खुद ही मान रहा था कि वो उन महिलाओं से मिलता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। इन बात से तो वो डिनाई कर ही नहीं रहा था। अब पुलिस वालों को पता था कि अगर इनका डीएनए इसकी गाड़ी से मिल भी जाएगा तो उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी उनको और मजबूत सबूतों की तलाश थी। उसी समय वो टीना नाम की लड़की सामने आई। आपको याद होगा कि चार्ल्स अपनी गाड़ी के ग्लव बॉक्स में से गन ढूंढ रहा था और गन के मेटल के खड़कने की आवाज टीना ने सुन ली थी और वो वहां से भाग गई थी। उसने भी वहां आकर गवाही दी और अब इस तरह से पुलिस के पास अच्छे खासे गवाह मौजूद हो चुके थे। इन गवाहों ने पुलिस वालों को बताया कि वो किस फील्ड में जाते थे। उस फील्ड में वो पुलिस वालों को लेकर गए और फील्ड पर से अब पुलिस वालों को शर्ली विलियम्स के खून से सने हुए कपड़े मिल चुके थे। चार्ल्स अभी तक उन कपड़ों को ठिकाने नहीं लगा पाया था। वो क्राइम सीन को क्लीन भी नहीं कर पाया था। अब इन खून में रंगे हुए कपड़ों में से शर्ली विलियम्स का डीएनए तो मिला ही, साथ ही चार्ल्स का डीएनए भी मिला। तो अब पुलिस के पास फाइनली बहुत सारे एविडेंसेस हो चुके थे। वो चार्ल्स को इन सारे मर्डर से आराम से लिंक कर सकते थे। अब इन्होंने चार्ल्स पर 3 काउंट्स ऑफ मर्डर का चार्ज लगाया। साथ ही चार्ल्स के ऊपर एक चौथे मर्डर का इल्जाम भी लगा। ये था एक महिला के मर्डर का इल्जाम जिसका नाम था रोंडा। इसका मर्डर चार्ल्स के, जो हमें पता है कि पहला मर्डर इसने मैरी का किया था, उससे भी पहले ही हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि शायद इसने रोंडा का भी मर्डर किया था और शायद यही उसकी फर्स्ट विक्टिम थी। लेकिन उसकी आंखें, उसकी आईबॉल्स इसने रिमूव नहीं की थी। इसी कारण से अनडाउटली चार्ल्स को इस मर्डर से लिंक नहीं किया जा सका। 1991 के अंत में ही चार्ल्स का ट्रायल शुरू हुआ। ऑब्वियसली उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं सबका दिल जीत लूंगा और इन मर्डर से भी बचकर निकल जाऊंगा। लेकिन इस पूरे ट्रायल के दौरान चार्ल्स डिफरेंट स्टोरीज सुनाता जा रहा था। वो अपना चार्म यूज करने की कोशिश कर रहा था और ज्यूरी को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। वो सबको यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो इनोसेंट है। चार्ल्स की वाइफ डिक्सी कोर्ट में आई
स्टैंड में खड़े होकर उसने बताया कि चार्ल्स कितना अच्छा हस्बैंड है, कितना अमेजिंग हस्बैंड है, वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है और वो मर्डर कर ही नहीं सकता। अब जो पहले दो मर्डर थे यानी कि मैरी और सूजन के, इनके पक्ष में एक ही बड़ा सबूत था और वो ये था कि मैरी और सूजन दोनों के ही बाल ब्लैंकेट पर से मिले थे। लेकिन ज्यूरी को यह सबूत बहुत बड़ा नहीं लगा। वो सिर्फ इसके बेसिस पर इसको मर्डर का दोषी नहीं पा सकते थे। और आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों ही मर्डर के इल्जामों से ज्यूरी ने इसको बरी कर दिया था। लेकिन अगर हम थर्ड मर्डर की बात करें, थर्ड विक्टिम की, जो कि थी शर्ली विलियम्स, उस मामले में इनको शर्ली विलियम्स के खून से भीगे कपड़े मिल चुके थे और चार्ल्स का डीएनए उसके ऊपर मौजूद था। ज्यूरी ने इस सबूत को बहुत ज्यादा कन्विंसिंग पाया और थैंकफुली इस मामले में चार्ल्स को गिल्टी पाया गया। बाद में उसको लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई गई यानी कि उम्र कैद की। तो ये जानकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि टेक्निकली उसको सिर्फ एक ही केस में सजा मिली, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सिर्फ इस एक केस के दम पर भी उसको लाइफ इन प्रिजन की सजा सुनाई गई और अब वो जिंदगी में कभी भी जेल से बाहर आने वाला नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि जेल में रहते हुए ये एक बहुत ही पॉपुलर कैदी बन चुका था। वो बाकी कैदियों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था और उसको जेल में हर कोई बहुत ज्यादा पसंद करता था। ये चीज हम चार्ल्स के मामले में शुरू से देखते आ रहे हैं। वो स्कूल में भी एक बहुत ही पॉपुलर किड था, वो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाता था। जब उसने नौकरियां की तब भी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, एक पॉपुलर टीचर रहा। पता नहीं वो ऐसा कैसे कर लेता था कि इतना बड़ा साइको होने के बाद भी वो लोगों के साथ अपना व्यवहार बहुत ही अच्छा रखता था। इस समय भी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे लोग चार्ल्स से मिलने जेल में आया करते थे, उसको विजिट किया करते थे और उसकी पॉपुलैरिटी जेल जाने के बाद भी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। बहुत सारे लोग यही मानते थे कि वो इनोसेंट था और उसको फंसा दिया गया था और आज भी लोग जो कि उसके फ्रेंड्स हैं वो इस बात पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। चार्ल्स ने कई बार अपील की कि उसको छोड़ दिया जाए और ये भी अपील की कि वो इनोसेंट है, लेकिन थैंकफुली हर बार उसकी अपील को खारिज कर दिया गया और वो जिंदगी भर जेल के अंदर ही बंद रहा। 22 अगस्त 2020 के दिन चार्ल्स की जेल में ही मृत्यु हो गई और इसके जो कारण थे वो प्राकृतिक थे, यानी कि नेचुरल कारणों से ही इसकी मौत हुई थी। लेकिन अपनी मौत के दिन तक ये सबको यही बताता था कि मैं इनोसेंट हूं और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई वो आई बॉल्स, जो कि आज तक कहीं से भी बरामद नहीं हुई है। चार्ल्स ने कहीं ना कहीं उन आई बॉल्स को बहुत ज्यादा संभाल कर ही रखा होगा, क्योंकि जितने प्रिसीजन से वो उनको निकालता था, जितने ध्यान से वो इस काम को अंजाम दे रहा था, वो उन आई बॉल्स को ऐसे नहीं फेंक सकता था। उसने कहीं ना कहीं उनको छुपा कर रखा होगा, लेकिन आज भी वो कहीं से भी नहीं मिली है। शायद इन आई बॉल्स के साथ उसको कोई ना कोई सेक्सुअल फेटिश था और इसी कारण से आई बॉल्स के चक्कर में उसने इतने सारे मर्डर्स को अंजाम दिया। यह भी माना जाता है कि हो सकता है चार्ल्स ने और भी कुछ हत्याएं की हों, लेकिन उन हत्याओं से उसको जोड़ा नहीं जा सका, जैसे कि इन तीन में से भी इसको सिर्फ एक ही हत्या से जोड़ा जा सका था। तो इस तरह से वो जो मर्डर केसेस थे मैरी के और सूजन के, वो आज भी अनआंसर्ड है, अनसॉल्व्ड है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या इस केस के बारे में आपने पहले कभी सुना था, और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। साथ ही मैं एक और भी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, वो ये कि मैं अपना एक नया चैनल शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ, जिसमें मैं नॉन क्राइम स्टोरीज सुनाऊंगी, यानी कि ट्यूसडे स्टोरीज, जो कि मैं पहले सुनाया करती थी। और जब मैं उस चैनल में स्टोरीज डालना शुरू करूंगी तो पहले मैं इस चैनल पर डिक्लेयर कर दूंगी। आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल तो यूट्यूब बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे मैं उसी चैनल पर शिफ्ट हो जाऊं। तब तक के लिए प्लीज चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए। हो सकता है कि मेरा ये चैनल भी बूस्ट हो जाए, तो मैं दोनों ही चैनल्स को कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।